कर दिया जाए। आपको नहीं लग रहा था? कोई बात नहीं, फूटता ही रहेगा, बैलून है, फूटेगा ही ना। हल्ला करने से होगा? चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्लास 7 का पॉलिटी। ठीक। देखिए, क्लास 6 का पॉलिटी हो ही गया था, क्लास 7 का पॉलिटी स्टार्ट करना है। और क्लास 7 के पॉलिटी में पहला जो टॉपिक है उसको देखेंगे, ठीक ना। समानता टॉपिक है ना। ठीक है, देखिए, भारतीय लोकतंत्र में समानता। ऐसे ही फूटेगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इक्वालिटी, जब हम लोग समानता के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इक्वालिटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे भारतीय संविधान में इक्वालिटी को लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। अगर हम समानता के बारे में अपने भारतीय संविधान से स्टार्ट करें कि समानता के बारे में कहाँ दिया गया है, किस प्रकार से दिया गया है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम भारतीय संविधान में भाग 3 क्या देखेंगे? भाग 3। और भाग 3 के भीतर क्या देखने वाले हैं? मौलिक मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार। और आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमें कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार क्या है? प्राप्त है। क्या प्रारंभ में भी ये 6 प्रकार के ही थे? 7 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के थे। जिसमें संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 के तहत वर्णित था, उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे बनाया गया कानूनी अधिकार। कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत? 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया। उसके बाद से हमारे पास मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। अब चूंकि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की बात हम नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ बात करेंगे जो हमारे समानता को दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करेंगे कि इस मौलिक अधिकार में जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार। क्या है? समता या समानता का अधिकार। और यह समता या समानता के अधिकार की जो बात की जा रही है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। यानी आज का जो हमारा क्लास 7 का टॉपिक पहला है समानता, उस समानता को डिफाइन करने के लिए हमने देखा कि भारतीय संविधान में किस प्रकार से मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। और उस मौलिक अधिकार में जो हमारा पहला अधिकार है वो क्या है? समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में क्या है? वर्णित है। अब आगे बात करेंगे कि ये 14 से लेकर 18 में कौन कौन से समानता की बात की जा रही है, किस किस इक्वेलिटी की बात की जा रही है। तो अगर आपसे हम कहें अनुच्छेद 14, क्या कहें? अनुच्छेद 14, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या
विधियों का विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण। तो सबसे पहला बात तो एक चीज जानना पड़ेगा हमें कि अनुच्छेद 14 के तहत जो विधि के समक्ष समानता वाली बात कही गई है, यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। और जो कानून का समान संरक्षण या विधियों का समान संरक्षण वाली बात कही गई है, वह अमेरिका के संविधान से क्या है, प्रेरित है। क्या है विधि के समक्ष समानता? यानी कि संविधान के प्रति सभी के लिए समान कानून होगा। इस देश में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जनमानस हैं, उन सभी के लिए क्या होगा, समान कानून होगा। ठीक है। हाँ, किसी किसी विशेष आर्टिकल के तहत, विशेष अनुच्छेद के तहत ना, विशेष व्यक्तियों को इससे क्या रखा गया है, अलग रखा गया है। वो किसी विशेष आर्टिकल लगने के बाद, जैसे कि हम लोग जब देखते हैं ना कि राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां प्रदान है, और जब मौलिक अधिकार के बारे में देखते हैं तो वह मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है, रोक सकती है। क्या कर सकती है, रोक सकती है। तो इस प्रकार विशेष प्रकार के अधिकार है, उन केवल और केवल विशेष व्यक्तियों को ही दिया गया है। तो उसको हम मान के नहीं चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि हमारे भारत में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के लिए कानून क्या है, समान है, बराबर है। अगला आएंगे अनुच्छेद 14 के बाद अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, मूल, लिंग, निवास स्थान इत्यादि के आधार पर, और भी कुछ हो सकता है, इत्यादि के आधार पर जो राज्य है वो भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं होगा, नहीं होगा। कौन कौन से आधार पर? धर्म, जाति, मूल, लिंग और निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 के तहत हमें ये समानता दी गई, ये इक्वालिटी दी गई। अगला बात करेंगे अनुच्छेद 16 के प्रति। अनुच्छेद 16 में देखेंगे हम लोग लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की समानता। साथ में देख लेते हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, अर्थात क्या कहेंगे इसको, छुआछूत का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के साथ। किसके साथ? अनुच्छेद 17 के साथ। देखिए, हालांकि अनुच्छेद 17 के बारे में देखेंगे तो छुआछूत अधिनियम आया था, अस्पृश्यता अधिनियम आया था 1955 में। कब आया था? 1955 में। बाद में इसमें संशोधन किया गया, इसके नाम में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। इसका नाम हो गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 1962। क्या कहेंगे, 1962। इसके नाम में परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया। अब अंतिम हमारे पास जो समानता का अधिकार बचा हुआ है वो बचा हुआ है अनुच्छेद 18। क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। यानी कि आज जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें टॉपिक है हमारा समानता, उसमें हम इन्हीं संविधान के जो 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद में दिए गए इक्वालिटी है, समानता है, उसी के बारे में विशेष रूप से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और इस समानता की जो बात की गई है वो हमारे संविधान के कौन से भाग में की गई है? भाग 3 में की गई है, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया? संपत्ति का अधिकार। किस संशोधन में हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31। किस अनुच्छेद में है? 300 के क में, 300 के क में। चलिए अब आइए, आप अपने बुक पे आइए।
आप अपने बुक पे देखिए। सबसे पहला बात यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, स्पष्ट हो रहा होगा कि भारतीय लोकतंत्र में समानता, भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है। किसी भी जाति, धर्म, शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब क्या माने जाएंगे? समान माने जाएंगे। यानी कि किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति जनमानस के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह लिंग हो, चाहे वह जाति हो, चाहे वह धर्म हो, चाहे शैक्षणिक आधार हो, चाहे आर्थिक पृष्ठभूमि हो। मान के चलिए कि जैसे अंबानी बहुत पैसे वाले हैं, रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, और यहाँ बेनीपट्टी में मान के चल लीजिए कोई एक व्यक्ति, साधारण आदमी, तो अगर उनके लिए कोई कानून है, जो कानून हमारे लिए है, जैसे मान के चलो कि हमें आर्टिकल 19A के तहत बोलने का अधिकार दिया गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि उन्हें बोलने का अधिकार दिया जा रहा है, हमें बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हम दोनों को बोलने का अधिकार है, हम दोनों को क्या है? बोलने का अधिकार है। ठीक है, आगे देखेंगे। समानता को स्थापित करने के लिए, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में क्या है? कुछ प्रावधान है, और वो है कौन कौन से? तो प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति क्या है? समान है। यानी कहने का मतलब हम जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पढ़े हैं ना, उसी को क्या करेगा? ये डिफाइन करेगा। क्या करेगा? डिफाइन करेगा। तो पहला देखो, पहला बता रहा है कि कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति क्या है? समान है। दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 पढ़े अभी जस्ट। अगला आइएगा, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकान और बाजार आदि भी क्या है? सम्मिलित है। यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर भी रोक टोक नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। चौथा कह रहा है, चौथा कह रहा है अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्या कह रहा है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि छुआछूत का अंत। और पांचवा हम लोग जानते हैं, उपाधियों का अंत। अब कुछ एक लाइन यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको भी अपने एनसीईआरटी बुक में क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे कि संसद हमारे लोकतंत्र का क्या है? आधार है। प्रश्न आएगा कि हमारे लोकतंत्र का आधार कौन होता है? संसद होता है। कौन होता है? संसद होता है। और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें क्या कर पाते हैं? प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। यानी कि उसमें जो बैठा हुआ सांसद है वो हमारे द्वारा चुनकर गया हुआ है, और हमारे बातों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है वहां। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। कितने तरीके से लागू किया है? दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से लागू किया है। पहला तरीका क्या है? कानून के माध्यम से। पहला क्या है? कानून के द्वारा। कि चलो कहीं पे कानून लगा दिए कि 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा जो है कहीं भी काम करता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ये संविधान के द्वारा कानून बना दिया गया, और उस कानून का क्या हो रहा है? पालन हो रहा है। दूसरा होता है सरकार की योजना व कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके योजना निकालना। गवर्नमेंट क्या करती है? हमारे भीतर समानता लाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए दो प्रयास किए हैं। एक तो कानून बना दिए हैं, 14 से लेकर 18 तक कानून बना दिए कि सभी लोगों के भीतर इक्वालिटी आ जाए। दूसरा इन्होंने क्या किया? योजना भी चलाया। क्या चलाया? योजना भी चलाया, कार्यक्रम चलाया, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए। और इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है मिड डे मील। आप प्राथमिक स्कूलों में देखते होंगे, सरकारी प्राथमिक स्कूलों में देखते होंगे, मिड डे मील योजना चलता है, मध्याह्न भोजना योजना चलता है। और उस मध्याह्न भोजन योजना के तहत बहुत सारे परिवर्तन आए प्राथमिक बच्चों में। कैसे? तो सबसे पहले जो परिवर्तन आया कि जो बच्चे कंटिन्यू नहीं हो रहे थे, जो रेगुलर नहीं आ रहे थे, वो रेगुलर आना, निरंतर आना क्या कर दिए? प्रारंभ कर दिए। पहला। दूसरा क्या हुआ कि जो प्राथमिक स्कूल है या सरकारी स्कूल में, उसमें बच्चों की संख्या में क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। तीसरा क्या हुआ कि जो बच्चे पोषण के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे, उनको पोषण भी मिला, और पोषण के साथ साथ क्या मिला? शिक्षा भी मिला। साथ में
जो हमारे जाति को लेकर पुराने विचारधाराएं थी वो भी समाप्त हुए, क्योंकि किसी भी जाति का बच्चा हो, जो जो मिड डे मील भोजन लेगा, मध्याह्न भोजन करेगा, सभी कैसे करते हैं? एक साथ बैठकर करते हैं। क्या ऐसा देखे हैं कि किसी ऊंचे समुदाय वर्ग के लोगों को टेबल और कुर्सी पे बैठा के खिलाया जा रहा हो, और जो निम्न कोटि के बच्चे हो उनके लिए बोरा और चटाई बिछाया जा रहा है? ऐसा कभी देखे? नहीं। हमने देखा है सरकारी स्कूलों में प्राथमिक मिड डे मील जो होता है, सभी बच्चे, सभी जाति के बच्चे, सभी समुदाय के बच्चे एक साथ बैठकर क्या करते हैं? मिड डे मील करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मिड डे मील योजना से हमारे समाज के बच्चों में ही, हमारे समाज के बच्चों में ही क्या समानता की भावना बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। सभी जाति के, सभी समुदाय के लोग के बच्चे जो है वो एक साथ बैठे कि नहीं बैठे? बैठे। जाहिर सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग। इसी दिशा में सरकार के द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन। कौन सा कदम है? मध्याह्न भोजन। तो यहाँ से कुछ प्रश्न बनेगा, तब फ्रेश ही हो रहा है। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि मध्याह्न भोजन जो है वो प्रारंभ किया गया, कहाँ प्रारंभ किया गया? सरकारी प्राथमिक स्कूलों में। कहाँ प्रारंभ किया गया? सरकारी प्राथमिक स्कूलों में। प्रश्न बनेगा कि ये जो हमारा मिड डे मील भोजन है, ये जो मिड डे मील भोजन है, ये सबसे पहले प्रारंभ किया गया स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। और सरकारी स्कूलों में भी कौन से में? प्राथमिक। कौन से स्कूलों में? प्राथमिक स्कूलों में। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा आपका कि यह योजना सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? तमिलनाडु राज्य में। कहाँ लागू किया गया? तमिलनाडु राज्य में, 2000 के आसपास। और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि भारत के जितने भी राज्य हैं 6 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर अपने सभी प्राथमिक स्कूलों में इस मिड डे मील योजना को क्या करे? चालू करे। क्या करे? चालू करे, लागू करे। तो आपने एक समझा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है यह किस पर आधारित है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया कैसा योजना है, कैसा प्रोजेक्ट है? तो हम कहेंगे ना समानता पर आधारित। किस पर आधारित प्रोजेक्ट है? समानता पर आधारित प्रोजेक्ट है, पहला बात। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्याह्न भोजन जो है वह मध्याह्न भोजन हमारे भारत के सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने लागू किया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कब सुनाया कि भारत के सभी राज्यों में कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर लागू हो जाना चाहिए। कब किया गया? 2001 में। 2001 में। आगे देखिए, अब इससे हुआ क्या? तो हम अब मिड डे मील के प्रभावों को देख रहे हैं कि मिड डे मील या मध्याह्न भोजन योजना जो चला था उसके क्या प्रभाव रहे हैं, उसके क्या विकल्प रहे हैं। तो देखिए, इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। क्या नकारात्मक प्रभाव रहा? नहीं रहा, केवल और केवल सकारात्मक प्रभाव है। उदाहरण के लिए, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में क्या लिया? प्रवेश लिया। बच्चों की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। दूसरा, नियमित रूप से स्कूल जाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो ये मिड डे मील योजना आया तब ना नियमित रूप से क्या कर दिया? शुरू कर दिया। यानी कि पहले क्या होता था कि नाम लिखवा लिए, जा नहीं रहे, अब क्या हो रहा है? डेली स्कूल पहुंच रहे हैं। समझे? अगला देखिएगा, अगला आइएगा, तीसरा पॉइंट देखिएगा। जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में क्या आया है? सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी क्या मिली है? सहायता मिली है, क्योंकि अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ बैठकर क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए। और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को भी क्या किया गया है? काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी क्या की है? सहायता की है। तो मोटा मोटी रूप से क्या हम कह नहीं सकते हैं कि ये जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो रहा, ये एक सफल कार्यक्रम रहा गवर्नमेंट का, सरकार का। और यह कार्यक्रम चला ही गया था कि बच्चों के भीतर, समाज के भीतर क्या आ सके? समानता आ सके, इक्वालिटी आ सके। तो जैसे आप देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है। हमने उसका जवाब दिया कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो है समानता पर आधारित क्या है? कार्यक्रम है। अगला है कि क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। बच्चों का कंटिन्यूटी बना, बच्चे ज्यादा से ज्यादा नामांकन लिए,
और जो गरीब बच्चे जिनके अंदर पोषण का अभाव होता था उनके अंदर पोषण की व्यवस्थाएं हुई। जातिगृह पूर्वाग्रह को कम करने में क्या मिली, मदद मिली। और दलित महिलाओं को रोजगार मिला। दलित महिलाओं को क्या मिला, रोजगार। यानी कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के बहुत सारे क्या हैं, फायदे हैं। आगे देखिए, आगे देखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक कोट है, उस कोट को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इनका कहना है कि मनुष्य नाशवान है, किसी काम का नहीं है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन क्या करना है, मरना है। परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने में और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब कि आप जिंदा तो है, आप जिंदा तो है, लेकिन आपके अंदर आत्मसम्मान नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये जीना भी जीना नहीं है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि आज का कौन सा दिन है जी, 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त। और 15 अगस्त में सभी जगह देख लेते हो स्वतंत्रता का माहौल है, एकदम सब झंडा उंडा फहरा रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं। और हमारे बहुत सारे जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने इस बारे में अपने अपने बहुत सारे विचार भी दिए हैं। आप जानते होंगे अटल बिहारी वाजपेयी को, जानते होंगे। जब वो लोकसभा में बैठे हुए थे ना, सदन में अपना एक स्टेटमेंट दिए थे। स्टेटमेंट तो हालांकि उनका बहुत बड़ा है, छोटा सा स्टेटमेंट हम थोड़ा सा उसको दोहराने का प्रयास करेंगे। याद नहीं है तो हो सकता है कि गड़बड़ भी हो जाए, ठीक ना। उन्होंने कहा था कि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। यहाँ हर नदी नदी गंगा है और उसमें पाने जाने वाला जितना कंकर है सभी शंकर है। हम जिएंगे इस भारत के लिए और मरेंगे इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी जब इस गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही शब्द कहेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने भारत को लेकर अपने अपने विचार दिए, अपने अपने क्या दिए, विचार दिए, समझे। हम लोग को भी ध्यान ये रखना है कि अपना जो जीवन है केवल और केवल यहाँ जनसंख्या बढ़ाने नहीं आए हैं। यानी जन्म ले लिए, आज के डेट में चलिए हम क्या कहते हैं, मेरा जन्म हुआ, शिक्षा ग्रहण किए, शिक्षा ग्रहण करने के बाद तैयारी किए, तैयारी में कुछ नहीं हो पाया, जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। नहीं हुआ तो हम घर बैठे किसी पे बोझ नहीं है, हम अपने जैसे जैसे 100 को तैयार कर रहे हैं और 100 में से धीरे धीरे बहुत सारे लोग सफल भी हो रहे हैं। उसी प्रकार से आप जो आए हैं तो आपके जीवन का योगदान इस समाज में, इस देश में मिलना चाहिए। आप देश से क्या ले सकते हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि आप देश को क्या दे सकते हैं। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जन्म हो गया, आपके परिवार है, जमीन जत्था है, फिर ऐसे ही आपका परिवार बढ़ेगा, आप मर जाएंगे, चले जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यही कहते हैं कि मनुष्य जो है नाशवान है, रहना किसी को नहीं है, सबको जाना है, लेकिन जाते जाते आपको कुछ न कुछ करके जाना होगा। तो यह स्टेटमेंट किनका था, बी.आर. अंबेडकर का, बी.आर. अंबेडकर का। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखेंगे। आप जो यहाँ देख रहे हैं स्टेटमेंट देख रहे होंगे कि प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना होता है। हमारा जान रहे हैं कि हमारा जो ये समाज है ये प्रजातंत्रीय समाज है, प्रजा के द्वारा इस देश को चलाने वाले जो प्रतिनिधि है उनको क्या किया जाता है, चुना जाता है। और यहाँ पर जो विचारधारा है वो सबका क्या है, अलग अलग है। हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था उस समय में भी हमारे देश में बड़े बड़े पैसे वाले धनी व्यक्ति हुए हैं। आप जितने भी महापुरुषों को उठाएं उनमें से बहुत सारे महापुरुषों ने बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ी है, वकील की पढ़ाई की है, वकालत की पढ़ाई की है। क्या वकालत की पढ़ाई वो भारत में रह के करते थे, नहीं, भारत से बाहर जाकर, विदेश जाकर। क्या लगता है कि उस समय में विदेश जाने के लिए पैसा नहीं लगता होगा, लगता होगा। तो क्या आपको लगता है कि एक सामान्य जन के घर के लोग विदेश जाते होंगे वकालत की पढ़ाई करने के लिए, नहीं।
उन्होंने विदेश गए, वकालत की पढ़ाई की, वो अच्छा खासा अंग्रेज के शासन काल में कमा सकते थे, संपत्ति बना सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सारा संपत्ति छोड़कर अपने ज्ञान को किसमें लगाया? अपने देश के प्रति। और आज हम लोग स्वाधीनता के समक्ष खड़े हैं, स्वतंत्रता के समक्ष खड़े हैं, स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। समझे? तो सेम बात है कि संघर्ष हमेशा है। जैसे मान के चलिएगा, बहुत सारी समाज में कुरीतियां थी, सती प्रथा था, बाल विवाह था, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, ठीक है, चाइल्ड एक्ट था, बाल मजदूर अधिनियम था, बहुत सारे थे, जिसको धीरे धीरे क्या किया गया? हटाया गया। तो एक ही दिन में बदलाव नहीं आया है, बदलाव बहुत समय के बाद आया है। चलिए आगे देखिए, अगला है, आगे आप यहां देखेंगे कि अलग अलग जगह लोकतंत्रों में समानता का जो भाव रहा है वो केवल भारत में नहीं रहा है, भारत से बाहर भी रहा है। हम लोग जो देख रहे हैं कि इक्वालिटी के लिए जो लड़ाई चल रही है वो केवल और केवल भारत में नहीं है, भारत से बाहर भी है, भारत से बाहर भी है। तो एक हमें उदाहरण के तौर पे समझाया जा रहा है कि आप जानेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे, किसके? अमेरिका के, और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से क्या बताते हैं? असमान बताते हैं। एक महिला हुई जिनका नाम है रोजा पार्क्स। क्या नाम है इनका? रोजा पार्क्स। और ये अफ्रीकी अमेरिकन महिला है। एक दिन जब यह काम से थकी हारी आ रही थी और थकी हारी के बाद उन्होंने अपने बस में एक सीट गोरे को, यानी कि अमेरिकन जो गोरा था, उसको देने से मना कर दिया। और यहाँ से जो है इक्वालिटी वाला भाव का जो विरोधा आंदोलन है वो क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। और बाद में अमेरिका ने नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट मूवमेंट्स प्रारंभ किया और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम से नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का क्या कर दिया? निषेध कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के द्वारा अमेरिका में जो एक आंदोलन चलाया गया इक्वालिटी को लेकर, समानता को लेकर, उस आंदोलन को क्या कहते हैं? नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल राइट्स मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया? अफ्रीकी अमेरिकन मूल के लोगों के द्वारा चलाया गया। कहां चलाया गया? अमेरिका में चलाया गया। और इसके विरोध में जो अमेरिका की गवर्नमेंट थी, अमेरिका की जो सरकार थी, उन्होंने एक एक्ट पारित किया, एक अधिनियम पारित किया। कौन सा? तो 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम। इसके तहत धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर अमेरिका के भीतर किसी भी गैर नस्ल वाले लोगों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको रोक लगाया गया। तो ये समानता वाली बात केवल और केवल हमारे भारत की चर्चा नहीं है, हमारे भारत की कहानी नहीं है, अलग अलग देशों में अलग अलग जगह है। चलिए आगे देखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। रोजा पार्क्स कहाँ की रहने वाली है? तो अमेरिका में रहने वाली है, अफ्रीकी अमेरिकन मूल की है। मूल कौन सा है? अफ्रीकी अमेरिकन मूल की है। चलिए अगला देखिए, अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। अनुच्छेद 15 में हम लोग पढ़े थे ना कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का क्या करना है? प्रतिषेध करना है। क्या क्या है? तो राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क और सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। लेकिन सार्वजनिक होना चाहिए, निजी नहीं। अब मान के चलिए मेरा निजी घर है और निजी घर में हमारा निजी चापाकल है। हाँ, मानवीय आधार पर हम किसी को भी पानी पिला सकते हैं, लेकिन मेरा इच्छा नहीं होगा तो नहीं पिलाएं। लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, चलिए अगला है अभ्यास प्रश्न है। हो गया टॉपिक में, समानता में कितना पढ़िएगा? इक्वालिटी में इतना ही था जो हमको अभ्यास करने के लिए दिया गया। उसमें एक टॉपिक दिया गया है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिनियम से, और आप देख रहे होंगे कि यूपीएसआई का वैकेंसी आया है और यूपीएसआई में मूल विधि जो है यही सब है, यही सब है मूल विधि कि
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2016 में। कब अधिनियम आया? 2016 में। के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का क्या है? दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वहां के विकलांगों के लिए पहुंचना क्या हो? आसान हो। आप देखते होइएगा, आप अपने मिडिल स्कूल जाइएगा ना, तो मिडिल स्कूल में देखिएगा जो ऊपर चढ़ने के लिए, जो जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ है ना, एगो सीढ़ी वाला भी है, बगल में क्या रहता है? ढलान भी रहता है, ताकि विकलांग बच्चे आसानी से क्या हो सके? उस पर चढ़ सके। समझे? उसके बाद देख लीजिएगा विकलांगों के लिए वो जो चेयर आता है, कुर्सी आता है, व्हील चेयर, वो भी गवर्नमेंट मुहैया कराती है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया है, नहीं बैटरी से चार्ज होता है, उससे आराम से हुरहुरा के चलते रहते हैं। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। आगे देखिएगा, अगला है शब्द संकलन में। शब्द संकलन में है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आप लोग जानते हैं ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसका अर्थ होता है कि सभी वयस्क, और वयस्क का मतलब क्या? 18 वर्ष या उससे अधिक। हालांकि यह आयु पहले कितना था? 21 वर्ष। पहले कितना था? 21 वर्ष। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, 1989 के तहत वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और उसके बाद से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम उम्र सीमा क्या हो गई है? 18 वर्ष। 18 वर्ष, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है गरिमा। इसका तात्पर्य अपने आप को दूसरे व्यक्तियों के सम्मान योग्य समझने से है। संविधान यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को क्या किया गया है? निरूपित किया गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 1950 के दशक के अंत में। और इस पर जो अधिनियम आया वो आया 1962 में। कब आया? 1962। चलिए, अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की क्या की थी? मांग की थी। समानता वाले टॉपिक में जो क्लास 7 का पॉलिटी है उसके रिगार्डिंग हम लोग को इतना ही देखना था। समानता पे जब बहस चलेगा तब तो 2-4 दिन तक चलेगा, इक्वालिटी पे, क्योंकि जितना संविधान में दिया गया है उतना अभी तक लागू नहीं हो पाया है और धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे क्या होगा? होगा। तो आपको जो है सो हाईलाइट वाला तो लगता है पूरा भेज दिए हैं, पूरा बुके का भेज दिए हैं। क्लास 7 में जितना है सारा का सारा भेज दिए हैं, तो आप लोग उसको हाईलाइट कर लीजिएगा और कोशिश करेंगे कि इसके हाईलाइट के बाद जो नोट्स होगा उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। कितना टाइम हो रहा है? 39 मिनट हो रहा है। 39 मिनट में आपका टॉपिक क्या कर दिए हैं? खत्म कर दिए हैं। और दूसरा चैप्टर के पास भी हम लोग क्या करने वाले हैं? चलने वाले हैं। दूसरा चैप्टर भी आज ही देख लेते हैं, ठीक है। एक चैप्टर से काम नहीं चलेगा। आगे आइए। हाईलाइट तो आप लोग कर ही लिए है ना, उस अपडेट नहीं किए हुए हैं। टॉपिक का नाम क्या है खाली वो बता दीजिए ना। टॉपिक का नाम है चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा टॉपिक है स्वास्थ्य। दूसरा टॉपिक क्या है? जैसे हमने इक्वालिटी को लेकर, समानता को लेकर कुछ चर्चाएं की, इसमें भी टॉपिक में केवल और केवल एक स्टेटमेंट आपको ढंग से पढ़ना है और इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी बात पढ़ना है वो सारा बता ही दिए हैं कि जितना जल जनित रोग होता है उसमें 21% केवल और केवल क्या है? संक्रमण रोगों में जल से होने वाले रोग कितने हैं? 21%। उसके बाद आपको केरल में दिखाया गया होगा कि केरल अपने बजट का, पूरे बजट का 40% किसको दे देता है? ग्राम पंचायत को दे देता है कि आप इसको किस पे खर्चा कर सके? स्वास्थ्य पे खर्चा कर सके। अब हम अपने स्वास्थ्य को भारतीय संविधान से कैसे जोड़ेंगे उस पे आइए। आप देखेंगे कि स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है और आपको याद करना होगा संविधान का भाग 4। क्या याद करना होगा? संविधान का भाग 4, जिसके तहत हम लोग पढ़ते हैं
राज्य के नीति निदेशक तत्व। और कहां से लेकर कहां तक? अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक। और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, 36 से लेकर 51 तक, जिसमें बहुत सारे बातों का क्या है? प्रावधान है। बहुत सारे बातों का क्या है? प्रावधान है। इस भाग 4 के राज्य के नीति निदेशक तत्व के लेकर एक और बात हम लोग जानते हैं कि यह जो है मौलिक अधिकार की तरह गारंटी नहीं है। मौलिक अधिकार की तरह गारंटी नहीं है। इसका मतलब मौलिक अधिकार जो था वो न्याय योग्य है, लेकिन ये क्या है? गैर न्यायिक है। इसकी जो प्रकृति है वो क्या है? गैर न्यायिक है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि अगर मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का रोक टोक होगा तो हम सीधे राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में ऐसा नहीं है, क्योंकि यह जो राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है यह वाद योग्य नहीं है। यह वाद योग्य यानी इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार को मन होगा, राज्य सरकार को मन होगा तो वह इसमें दिए गए सभी उपबंधों को लागू करेगा, और मन नहीं होगा तो लागू नहीं करेगा। हालांकि आमतौर पे इसको लाया ही इसलिए गया है कि जिस स्टेट के जिस पंचायत में वह चीज लागू नहीं है उसको क्या किया जाए, लेकिन यह वाद योग्य नहीं है। दिया तो दिया, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब इसी 36 से लेकर 51 तक हम डीपीएसपी को देखते हैं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को देखते हैं, तो उसमें हमें दिखाई देता है आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 47, अनुच्छेद नंबर 47, अनुच्छेद नंबर 47 याद है आप लोग को? अनुच्छेद 47 याद है? क्या है? देखिए, उचित पोषाहार, पोषाहार एवं स्वास्थ्य संबंधी देखरेख किसकी जिम्मेवारी है? राज्य की जिम्मेवारी है। किसकी जिम्मेवारी है? राज्य की जिम्मेवारी है। तो जो हमें स्वास्थ्य को लेकर सरकार के द्वारा जो बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, प्राथमिक उपचार केंद्र है, ये कौन देता है? ये राज्य सरकार देता है। कौन देता है? राज्य सरकार देता है। और ये सरकार को ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ जरूरत है, इसीलिए क्या कर रहा है? दे रहा है। अगर आपको लगेगा कि ऐसा कोई स्टेट है और ऐसा स्टेट का कोई पंचायत है जहाँ पे कोई बीमारी नहीं होता है, क्या वहाँ प्राथमिक उपचार केंद्र की आवश्यकता है? नहीं है। लेकिन वहाँ भी सरकारी हॉस्पिटल है, प्राथमिक उपचार केंद्र होता है। हर एक छोटे छोटे गांवों में प्राथमिक उपचार केंद्र होता है। आपको पता नहीं होगा कि हमारे गांव में प्राथमिक उपचार केंद्र है। होगा। आप लोग धगजरी गए हुए हैं? धगजरी जो चौक है, चौक है ना, उस चौके पे है प्राथमिक उपचार केंद्र। आज आपको पता चला हो। हर एक जगह, हर एक गांव में, बरहा है ना आपका गांव, बरहा में भी होगा प्राथमिक उपचार केंद्र, समझे? हर एक गांव में है प्राथमिक उपचार केंद्र, हर एक गांव में है। कहीं पर सुचारू ढंग से चल रहा है और कहीं पर सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है, समझे? तो यानी कि कहने का मतलब, हम लोग जो संवैधानिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है दूसरा नंबर, वो हम किस अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे हैं? यह गारंटी हमें कौन सा अनुच्छेद दे रहा है? अनुच्छेद 47। क्या दे रहा है? अनुच्छेद 47। उसके बाद कोई बुक दे दीजिए ना, बुक से ही करा देते हैं। हाईलाइट तो कर ही लिए होंगे ना? हाँ, हाईलाइट नहीं किए हैं? आइए ना, कुछ तो टॉपिक है। चलिए, एक तो पहला पॉइंट इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, पेज नंबर 14 में दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, कि हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जो भी संचारणीय बीमारी है, फैलने वाली बीमारी है, वह पानी के द्वारा एक से दूसरे लगती है। और इन बीमारियों में से 21% क्या होता है? जल जनित होता है, यानी कि जल के उपयोग के कारण होता है। पेज नंबर 14 नहीं दिखाई दिया?
आप लोगों में अलग अलग है। देखिए ना जी, ये बना हुआ है ना, बस उसी में से पढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए, तो ये 4 गो पॉइंट है, इसमें देख लीजिएगा। चलिए इधर आइए, केरल वाला टॉपिक पे आइए, जहाँ इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा आपको, केरल वाला टॉपिक, वहां आइए। दिखा। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। क्या, किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। नीचे आइएगा, कोस्टारिका मिलेगा। मध्य अमेरिका जानते हैं ना, अमेरिका का मध्य वाला भाग, उसमें क्या कहते हैं, कोस्टारिका एक ऐसा जगह है, एक देश है जो क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, स्वस्थ देश है। तो देखिए, कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, और इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। रीजन क्या है? जो कोस्टारिका का संविधान में ये डाला गया है कि वहां पे जो बजट पास होगा, उस बजट में स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, सेना को लेकर बराबर बराबर क्या होगा, बजट बनाया जाएगा, जिसके कारण से वहां पे क्या है, बहुत सारे लोग स्वस्थ हैं। आगे बढ़िए, अगला बढ़िएगा। ये जो हाईलाइट किया हुआ है शब्द संकलन में, ओपीडी, शब्द संकलन में आइएगा, ओपीडी। ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं बाह्य रोग विभाग। बाह्य रोगी विभाग हो गया ये। चलिए, आप ऊपर देखिएगा, उसी पेज में ऊपर, संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, राइट साइड में ब्लू हाईलाइट किया होगा। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 47, लिख लीजिए वहां, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, बस हो गया। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपका जो पॉलिटी था वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। हाईलाइट करके भेजा जा चुका है ग्रुप में, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इसका नोट्स भेज दे रहे हैं, क्या कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। धरिए, किसका है? चलिए, इसमें आज विशेष कुछ करना नहीं है। इच्छा तो हो रहा था कि पूरे खत्म कर दे, लेकिन पूरा नहीं हो सकता है ना, बहुत सारा लोग एब्सेंट है। एब्सेंट के लिए लाइव कर दिए हैं, वैसे रिकॉर्ड होके अपना देख सकता है वो कि क्या कैसे हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है ना। वो लोग नहीं आया है तो मान के चलिए एक दिन में खत्म कर दे।